हेलो दोस्तों। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के चैप्टर में। आज हम लोग इस अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या खास बातें हैं इस अधिनियम में। सबसे पहले हम देखते हैं पीवाईक्यू, जो अभी तक सीजीपीएससी मेंस में पूछा गया है इसके बारे में। तो पीवाईक्यू क्या क्या खास है, देखते हैं क्वेश्चन एक बार। पहला क्वेश्चन जो है इसमें इसमें क्वेश्चन ये है कि जो पिछले बार आया था 2024 में, सूचना प्रकटन से जो चार छूट है, किस किस प्रकार की सूचना आपको प्रकट करने की छूट रहती है, ना करने की छूट रहती है, वो बारे में बताया गया है। मतलब धारा 8 से क्वेश्चन है, सीधा सीधा सूचना प्रकटन से छूट। एक क्वेश्चन आया था कि सूचना के अधिकार में कौन कौन से सूचनाओं का, वही क्वेश्चन फिर से आया था 2018 में आया था 8 नंबर में, कि सूचनाओं को प्रकट किए जाने से छूट कौन सा है। 2018 में आया था 8 नंबर में, 24 में आया था 4 नंबर में, और एक 22 में क्वेश्चन था कि सूचना के अधिकार की विशेषता लिखिए और इस अधिनियम के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु वर्तमान छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किए गए विशेष प्रयासों को भी बताइए। तो विशेषता बताना था, तो विशेषता में इसके प्रावधानों का आप वर्णन कर सकते हैं। ठीक है, और जो सरकार के प्रयास, ये वर्ष 2022 का क्वेश्चन है, 15 नंबर में आया था। तो जो सरकार ने इस अधिनियम को सशक्त बनाने के प्रयास किए हैं, उसके बारे में यहाँ पर मेंशन करना था। तो हाल ही में जो करंट में कुछ अधिनियम पे अगर किसी सरकार ने विशेष काम, विशेष प्रयास किया रहता है, तो उसको हमको देखते हुए चलना चाहिए कि क्या प्रयास उसमें किया गया है। तो मेन धारा 8 पे इसमें क्वेश्चन आया है और 2024 में क्वेश्चन आया है, तो मुझे मेरे हिसाब से 2025 के मेंस में इसे क्वेश्चन नहीं आने चाहिए। बट हम पूरा क्लास कंप्लीट कर रहे हैं तो इसको जरूर पढ़ेंगे, ताकि छोटा क्वेश्चन आए तो वो भी बनना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है उद्देश्य। क्या क्या उद्देश्य है इस अधिनियम के। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सूचना का अधिकार, इसको सशक्त करना। ठीक है, प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता, पारदर्शिता उत्तरदायित्व के संवर्धन के लिए पहला उद्देश्य क्या है, जो लोक प्राधिकारी हैं उनके कार्यकरण यानी कि काम में पारदर्शिता हो और उत्तरदायित्व के संवर्धन हो। दूसरा, लोक प्राधिकारी के नियंत्रण अधीन में जो सूचना है, सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए। दूसरा क्या है, सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करना। ठीक है, नागरिकों के सूचना के अधिकार की व्यवहारिक शासन पद्धति स्थापित करना, नागरिकों के लिए व्यवहारिक शासन पद्धति स्थापित करना। फिर चौथा हम लिख सकते हैं आपकी, जो सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग की स्थापना करना। तो ये चार पार्ट में आप डिवाइड करके लिख सकते हैं। तो पहला उद्देश्य, ये उद्देश्य सारे बुक में दिया रहता है, तो इसको आप आराम से लिख सकते हैं, इसमें दिक्कत नहीं। अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो मैं पढ़ाता हूँ आपको। अध्याय 1, जो अध्याय 2 परिभाषा, तो मैंने बताया कि परिभाषा मैं लास्ट में करूंगा, इसलिए अभी इसको छोड़ रहा हूँ। अब सीधा आते हैं धारा 3 से। धारा 3 में क्या है, सूचना का अधिकार है। इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा, बस इतना ही कहा गया है। तो अगर क्वेश्चन कभी आता है, मान लीजिए कि सूचना के अधिकार का वर्णन किस धारा में है या धारा 3 क्या है, तो आप बता देंगे कि धारा 3 में वर्णन है कि सूचना का अधिकार सभी नागरिकों को प्राप्त है। सिंपल सा है। ठीक है, 3 में अधिकार है। अब आते हैं 4 में। तो 4 में क्या है, 4 में है लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं। तो इसको ऐसे हम याद कर सकते हैं कि लोक प्राधिकारी की 4 बाध्यताएं, ऐसे याद कर लो। इससे क्या होगा, ये दो तीन बार बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा कि लोक प्राधिकारी की बाध्यता जो है धारा 4 में है। ठीक है, तो लोक प्राधिकारी की 4 बाध्यताएं, ऐसे एक दो बार बोलो, याद हो जाएगा। लोक प्राधिकारी की 4 बाध्यताएं। तो अब क्या क्या बाध्यताएं उसको देखते हैं। कितनी बाध्यताएं वो तो नहीं अपने को मतलब है, बस ये कि 4 नंबर 8 नंबर के लायक हमारे पास कंटेंट इसके रहना चाहिए। तो देखते हैं पहली बाध्यता क्या है इसके। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, आप खुद इसमें समझ सकते हो कि भाई सूचना के अधिकार में लोगों को क्या दिया जाता है, सूचना दिया जाता है। तो जो भी लोक प्राधिकारी होगा, जो उसका उत्तरदायित्व रखेगा ये सूचना का अधिकार प्रोवाइड करने का, तो उसका पहला बाध्यता तो यही है कि उस सूचना को ऐसे क्रम में रखे कि भाई जल्दी से जल्दी उस तक एक्सेस किया जा सके जब उसको सूचना के अधिकार के तहत मांगा जाए। ठीक है, तो प्रत्येक लोक प्राधिकारी की पहली बाध्यता तो यही होनी चाहिए, सिंपल सी बात है समझ की, कि अभिलेख को ऐसे सूचीबद्ध और अनुक्रमणिकाबद्ध ऐसे रीति में करेगा जो आरटीआई को सुकर बनाएगा, मतलब बहुत ही आसानी से हम उस अभिलेखों तक एक्सेस कर पाए, ऐसे क्रम में वो स्थित रखेगा। तो आप वही लिखेंगे क करके। इसमें ही कहा गया कि अभिलेख को ऐसे तरीके से आपको सूचीबद्ध रखना है जो आरटीए को आसान बनाए, सुकर बनाता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा देखते हैं ख। दूसरा में यह कहा गया है कि अधिनियम से 120 दिन के भीतर, अधिनियम के 120 दिन के भीतर अपने संगठन के लक्ष्य हो गए, कृत्य हो गए, कर्तव्य हो गए, कर्मचारियों की शक्ति हो गए, कर्तव्य हो गए, लोक सूचना प्राधिकारी के नाम और कर्तव्य हैं, इन सबको प्रकाशित करेगा।
तो ख में जो है क्या क्या चीजें हैं, तो ख में अब ऑफिशियल काम आ रहे हैं। अधिनियम से 120 दिन के भीतर क्या क्या हो रहा है देखो। संगठन के जो कृत्य हैं, कार्य हैं, उसके बारे में। कर्मचारियों के जो सत्य कर्तव्य हैं उसके बारे में। उसके अलावा जो मेन इंपॉर्टेंट आपका इस अधिनियम के अंतर्गत रहता है वो है सूचना अधिकारी। कहाँ पर है इसमें, आपको दिखा रहा हूं मैं। ये लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और विशिष्टियां, इसको वो जो है क्या करता है, प्रकाशित करता है। इसको क्या करता है, प्रकाशित करता है। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया, अधिनियम से 120 दिन के भीतर जो लोक प्राधिकारी होता है वो अपने संगठन के कार्यों को और जो लोक सूचना अधिकारी हैं उनके नाम और उनके पदनाम और कार्य को क्या करेगा, प्रकाशित करेगा। तो दूसरा ये हो गया। पहला अभिलेख संबंधी था कि भाई उसको सूचीबद्ध करेगा, अच्छे से रखेगा। दूसरा अधिकारी संबंधित था कि लोक सूचना अधिकारी का नाम प्रकाशित कराएगा, अधिकारियों कर्तव्य को प्रकाशित करेगा। दो हो गया। तीसरा, नीतियों की विरचना करते समय सभी तथ्यों को प्रमाणित करेगा। ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें लोक प्राधिकारी की बाध्यताओं में, तो अपन तीन चार अपन याद रख सकते हैं। तो ये एक याद रख सकते हैं कि भी नीतियों की जो विरचना करते समय ऐसे विनिश्चयों की घोषणा करेगा जो जनता को प्रभावित करते हों। तो नीति निर्माण समय समझ लो विनिश्चयों की घोषणा करेगा। और चौथा यह कि प्रभावित व्यक्तियों को अपने प्रशासनिक और न्यायकल्पीय विनिश्चयों के लिए कारण उपलब्ध कराएगा। तो मेन अगर आपका आता है लोक प्रतिक बाध्यताएं, तो पहला तो आप बाध्यताएं ये लिख दो कि प्रतिक धारा 4 में है करके। पहला लिख दो कि अभिलेख बारे में, अभिलेख संहिता तक सूचीबद्ध होना चाहिए। दूसरा लिख दो अधिकारियों के बारे में कि जन सूचना अधिकारी का नाम और पदनाम स्पष्ट करेगा। तीसरा लिख दो लोग पब्लिक के बारे में कि भाई पब्लिक के बारे में क्या करेगा, ऐसे प्रभावित जो व्यक्ति हैं उनको विनिश्चय का कारण उपलब्ध कराएगा और विभिन्न प्रकार के विनिश्चय करेगा। ये सारी चीजें हम लिख सकते हैं। चूंकि इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी अब सूचना दिया जाता है तो इलेक्ट्रॉनिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे और उसको उपलब्ध कराएगा। तो चार पांच पॉइंट आप यहाँ से लिख सकते हैं। हाँ, बहुत सारे पॉइंट इसमें दिए हुए हैं, इसमें चार पांच पॉइंट अपने हिसाब से आप छांट सकते हैं। मैं जो पढ़ा है वही बोलना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं आपको एक तरीके से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको याद हो। पहला क्या था, पहला था अभिलेख के बारे में को सही से रखे। दूसरा याद कर लो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के बारे में कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को सही से रखें, डाटा को सही से रखें। इसके अलावा आगे रखो कि जो जन सूचना अधिकारी होता है, लोक सूचना अधिकारी बोलते हैं हमको, लोक सूचना अधिकारी उसका परिणाम और उसका कर्तव्य को प्रकाशित करे। उसके बाद फिर जो प्रभावित व्यक्ति होते हैं जो सूचना अधिकार से, उनके विरचना उनके विनिश्चय को कारण उपलब्ध कराएं। तो ऐसे करके पांच पांच आप याद रख लो। ठीक, धारा 4 कंप्लीट। धारा 5 में आते हैं लोक सूचना अधिकारियों का पदनाम। लोक सूचना अधिकारियों का पदनाम, प से 5 प से पदनाम। ठीक है, आप लोग अभी मुझे बोल रहे होगे कि ऐसे करके थोड़ी याद होगा, पांच वाला तो बहुत सारे एक्ट में है। ठहर जाओ, धीरज रखो, धैर्य रखो। अभी मैं आपको सिंपल से याद करा रहा हूँ क्योंकि पढ़ रहे हैं। एक बार मैं आपको ये पूरा सात जितना भी 8 9 एक्ट हो जाए ना, उसके बाद मैं आपको एक स्पेशल क्लास लूंगा, आर्टिकल ट्रिक, इसका क्लास लूंगा मैं सोचा हूँ। उसमें मैं सभी एक्ट का ऐसे एक टेबल के फॉर्म में इस टाइप से देखो, टेबल के फॉर्म में पूरा ये एक पहला एक्ट है, दूसरा एक्ट है, तीसरा एक्ट है, इधर धारा एक है, एक से लेके पूरा 40 धारा। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट, जैसे इस अधिनियम का धारा 3 इंपॉर्टेंट तो उसको याद कराना, इस अधिनियम का धारा 5 इंपॉर्टेंट उसको याद कराना, 1 2 3 4 छोड़ दो, लेकिन लिखाया जरूर रहेगा टेबल में ताकि एक जगह पे सब रहे, और जो इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट कर दो और उसको याद करा दो। ये मेरा प्लान है। बट अभी पढ़ते पढ़ते भी कुछ याद हो जाए, जैसे आप लोगों ने पिछले बार 2 3 एक्ट में याद करवाया हूँ, एक आध मैं टेस्ट भी ले लेता हूँ। चलो सपोज मैं क्या पूछूं आप लोगों से। मेरे को ये बताओ, जो अपील था, हम लोग पिछले एक्ट में पढ़े हैं अपील के बारे में, ST SC अत्याचार निवारण अधिनियम में अपील पढ़े हैं ना, उसमें अपील किस धारा में था, याद आ रहा होगा तो बताओ। हमने पढ़ा है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम। तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में हमने कुछ पढ़ा था कि भाई अनुदान के बारे में, केंद्र आयोग के अनुदान, राज्य को अनुदान, ऐसा करके था ना। अनुदान किस में था ये बताओ। ठीक है, 2 3 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर याद आ रहा होगा मतलब आप प्रॉपर ध्यान से देख रहे हो, और याद नहीं आ रहा होगा तो फिर थोड़ा सा आपको रीजन की कमी है, थोड़ा ध्यान से देखा करो। ठीक है, ये धारा 29 में था। ठीक है, और अनुदान को आप लोग बताओ चलो किस में था। 34 और 35 में था वैसे, 35 राज्य 34 लोकसभा, जहां तक मुझे याद आ रहा है, बाकी देख लेंगे और इसको। तो ऐसे मेरा ये आर्टिकल याद करने का प्लान है। बाकी फिलहाल अभी ऐसे याद कर लो लोक सूचना अधिकारियों का पदनाम। ठीक है, तो इतना भी अगर क्वेश्चन आएगा ना पदनाम किसमें था, तो 5 आपको याद आ जाएगा। ठीक है, उल्टा याद हो जाएगा, कम से कम इधर सीधा नहीं तो उल्टा तो याद आ जाएगा। पदनाम 5 में है। ठीक है, अब इसमें बस सिंपल से ये करना है भाई कि धारा 5 में जितने पदनाम है व्यक्तियों के उसके बारे में बताना है। इस अधिनियम इस सॉरी आपके क्या बोलते हैं इसको, धारा, इस धारा में उतना कुछ खास नहीं है। ठीक है, बाकी मैं देख देता हूँ और कुछ खास होगा तो पढ़ के एक बार।
फिर अगर कुछ हो तो बताता हूँ आपको। प्रत्येक लोक प्राधिकारी 100 दिन के भीतर। अच्छा, ठीक है, देखते हैं इसको। एक मिनट, एक दो और बुक है उसको भी निकाल देते हैं, इसमें कुछ अच्छा हो तो। मेरा प्रयास रहता है कि सब जगह से मिक्स करके आपको अच्छा से पढ़ाना, ताकि कोई दिक्कत ही ना रहे। ठीक है। चलो, पद नाम की नियुक्ति। तो देखो इसमें क्या क्या खास है, थोड़ा पढ़ते हैं समझ आएगा, और है ना। प्रत्येक लोक प्राधिकारी इस अधिनियम के 100 दिन के भीतर, कितने दिन के भीतर, अंडर 100 डेज, सभी प्रशासनिक एककों और उसके अधीन कार्यालयों में यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों एवं राज्य लोक सूचना अधिकारियों के रूप में उतने अधिकारियों को अवहित अभी करेगा जितना आवश्यक हो। तो मतलब पहला चीज यही है कि भाई केंद्र में केंद्रीय सूचना अधिकारी और राज्य में राज्य सूचना अधिकारी की नियुक्ति किया जाएगा। सीधी सीधी बात, 100 दिन के भीतर। ठीक है, एक लाइन में यही हो गया। पदनाम में पदनाम भी बता दिया, लोक सूचना अधिकारी बोलते हैं केंद्रीय, और राज्य लोक सूचना राज्य लोक सूचना अधिकारी। ठीक, तो इतने से आप काम चला सकते हैं। धारा 6 में है सूचना भी प्राप्त करने के लिए अनुरोध। अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा जो काम मेन है। तो धारा सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध किसमें, धारा 6 में। तो अनुरोध से याद कर लेते हैं कि भाई अ, अच्छा हाँ चलो, इससे तो बना सकते हो ना। जो थर्ड जेंडर होते हैं, ठीक है, थर्ड जेंडर, तो वो लोग, हम लोग जब भी ट्रेन में जाते हैं तो क्या करते हैं, बहुत हमसे अनुरोध करते हैं। तो ऐसे याद कर लो, 6 नंबर की इसमें अनुरोध में है। ठीक है, तो इससे आपको याद हो जाएगा। ठीक, हाँ याद हो जाएगा। 6 में अनुरोध। इसके बाद फिर कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन कोई सूचना अभिप्राप्त करने चाहता है, लिखित में या इलेक्ट्रॉनिक युक्ति के माध्यम से, हिंदी या अंग्रेजी में, उस क्षेत्र के आवेदन आवेदन किस में किया जाएगा, तो हिंदी में या अंग्रेजी में किया जा सकता है, राजभाषा में, ऐसी फीस के साथ जो विहित की जाए। मतलब यहाँ पर पहला चीज तो आपका है भाषा के बारे में। अनुरोध को और कुछ याद कर सकते हैं क्या? बहुत सारी ट्रिक है, लेकिन आप लोग को जो उचित लग रहा होगा, 6 नंबर से अनुरोध को जोड़ सकते हैं। ठीक है, कुछ कुछ शेयर करने के लायक रहेगा तो बताऊंगा जरूर। आवेदन की भाषा, पहला नंबर पे क्या है, आवेदन की भाषा। ठीक है, आवेदन की भाषा इंग्लिश और हिंदी में, इंग्लिश और हिंदी में। ठीक है। जो सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध, तो पहला नंबर पे यही है कि भाई कोई भी सूचना प्राप्त करना चाहता है तो वो लिखित में या इलेक्ट्रॉनिक रूप से हिंदी या अंग्रेजी में जिस आवेदन करेगा। ठीक, दूसरा नंबर पे है कि संबंधित लोक प्राधिकरण के यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, राज्य लोक सूचना अधिकारी क्या करेंगे, इसको जो विहित की जाए। अच्छा हाँ, अब उसको निवारण करेगा, और क्या करेगा, मांगे की सूचना की विशिष्टियां विनिष्ट करते हुए अनुरोध करेगा। परंतु जहां ऐसे अनुरोध लिखित में नहीं किया गया है, वहां ऐसी स्थिति में केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को सभी युक्ति सहायता मौखिक रूप से देगा, जो कि उसे लिखित किया जा सके। ओके। सूचना के लिए अनुरोध करने वाले आवेदक से सूचना का अनुरोध करने के लिए किसी कारण को या अन्य व्यक्तिगत ब्यौरे को सिवाय उसके जो संपर्क करने के लिए आवश्यक हो देने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। मतलब यहाँ पर व्यक्तिगत डाटा जो सिर्फ संपर्क के अलावा और कोई दूसरा नहीं मान, कारण नहीं पूछा जाएगा सीधा सीधा क्यों मांग रहे वाला। ठीक है। जहाँ कोई आवेदन किसी लोक प्राधिकारी को ऐसी सूचना के अनुरोध करते हुए किया जाता है जो किसी अन्य लोक प्राधिकारी द्वारा धारित है, जिसकी विषय वस्तु किसी अन्य लोक प्राधिकारी कृत्यों से अधिक निकट संबंधित है, तो वहां पर क्या करेगा, मान लो आप, वो होता है ना जैसे थाने में होता है कि आप दूसरे क्षेत्र की में घटना हुई और दूसरे में थाना में रिपोर्ट लिखाने गए, तो फिर वो ट्रांसफर करता है। वही चीज यहाँ भी है कि वह लोक प्राधिकारी फिर ऐसे आवेदन को क्या करेगा, या आवेदन के ऐसे भाग को जो समुचित हो अन्य लोक प्राधिकारी को अंतरित कर देता है। ऐसे अंतरण के बारे में आवेदक को तुरंत सूचना भी देता है। ठीक है, तो सुन लिए रे इस चीज को तो अब बना पाओगे, नहीं तो दिक्कत हो जाता है। और यहाँ पर देखो डेट भी दिया हुआ है कि भाई इस उपधारा के अनुसरण में किसी आवेदन का अंतरण यथासंभव शीघ्रता से किया जाएगा, और किसी भी दिशा में 5 दिन से अधिक समय नहीं लिया जाएगा। कितने दिन, 5 दिन, अंडर 5 डेज। ठीक है, मंडे को जाओगे तो फ्राइडे तक हो जाना चाहिए ट्रांसफर, अगर आपके में वो सूचना नहीं पूछा जा रहा है तो फिर आप उसको ट्रांसफर कर दो 5 दिन के अंदर। ठीक है, तो 6 में था अनुरोध, 6 में क्या था भाई, अनुरोध। मैं आपको फिर से याद कराता हूँ धारा 3 से। 3 में क्या था, 3 सूचना, 3 सूचना प्राप्त करने गए थे। 4 में क्या था, लोक प्राधिकारी की बाध्यताएं, 4 प्रकार की बाध्यताएं रहती हैं उसको। भाई ये 4 प्रकार की बाध्यताएं हैं, आवेदन संबंधी बाध्यता है, अभिलेख संबंधी बाध्यता है, आपके संस्थान संबंधी बाध्यता है, लोक अधिकारी नियुक्ति संबंधी बाध्यता है, बहुत सारे कार्य हैं। 5 में क्या था बताया था, पदनाम। ठीक है, 6 में क्या है, 6 में अनुरोध, सूचना का अनुरोध कैसे किया जाएगा। तो अनुरोध के अंतर्गत में सब सेक्शन आपको होता है कि पहले तो वो आवेदन करेगा, आवेदन की भाषा के बारे में कोई भी हिंदी अंग्रेजी या कोई भी राजभाषा में कर सकता है। इसके बाद विहित जो फीस रहेगी उसमें करेगा। उसके बाद फिर अगर अंतरण कर रहा है कोई आवेदन का, तो वो 6 दिन के अंदर, पाँच पाँच दिन के अंदर अंतरित कर देगा किसी दूसरे को। 6 तक क्या याद हो गया आप लोगों को। अब आते हैं 7 में। धारा 7 में क्या करते हैं देखते हैं।
ठीक है। 6 में वही तो है, भाषा है, फिर वह भाई कारण नहीं पूछा जाएगा, ये सारी चीजें हैं, वो अंतरण 3-4 चीजें हैं, इतना लिख दोगे तो काफी है आपके लिए। इसके बाद फिर आते हैं आपका अनुरोध का निपटारा, धारा 7। धारा 7 में क्या है? अनुरोध का निपटारा। ठीक है। और इसमें याद आएगा फिर धारा 8, जिसमें सूचना के प्रकट किए जाने की छूट, इसी से संबंधित पूरा 2 साल क्वेश्चन लगातार आया हुआ है। ये देखो, मैं आप लोगों को जब एक्सप्लेन कर रहा था अपना आरटीए सीट पेपर 7, तो भी मैं आपको वो बताया हूँ कि भाई, या फिर अभी नहीं आया होगा तो मैं बताऊंगा, जैसे ही बोलो। सूचना के प्रकट किए जाने की छूट संबंधित जो क्वेश्चन मैं लिखा था वहां पर, तो मैंने उसको क्या किया कि एक, ठीक है, उसके बाद फिर इसमें दो, तो शासकीय गुप्त बात अधिनियम, इसका भी वर्णन है, 3 में भी वर्णन है, ठीक है, और 4, मतलब 3 तक है क्या? 3 में। तो इन तीनों का क्या कर रहा था, मैंने मिक्स करके लिखा था, तो उसने मुझे दिया है 4 में 1 नंबर। और एक ने सिर्फ इस एक के अंतर्गत ही इतने सारे है ना, क ख ग घ, इसी बस को लिख दिया है, तो उसको मिला है 4 में 3, 3.5 नंबर। तो कई बार ज्यादा लिखना भी खतरनाक हो जाता है, मैं भी अगर एक के अंतर्गत ही जितना दिया उसी बस को लिखता है तो मुझे भी उतना मिल जाता है। तो कई बार थोड़ा सा कम पढ़ो, ज्यादा सही रहता है। ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं साथ में। तो हम लोग 6 पढ़ लिए, 7 में आते हैं, अविरोध का निपटारा कैसे होगा। तो एकदम सिंपल चीज है अनुरोध का निपटारा। देखो, सामान्यतः कितने दिन, 30 दिन के भीतर सूचना प्रदान कर दी जाएगी। अगर विशेष स्थिति में 45 दिनों के भीतर करना चाहिए ये, लेकिन यदि सूचना किसी जीवन या शरीर संबंधित है तो 48 घंटे प्रदान किए जाते हैं। 3 डाटा आपको याद रखना है मेन। और फिर अपील कर सकते हैं, धारा 19 में आगे अपन अपील का पढ़ेंगे। ठीक है। इसके अंतर्गत क्या क्या खास बातें हैं उसको मैं फिर से एक बार आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले ये है भाई कि 30 दिन के भीतर, कितने दिन के भीतर, 30 दिन के भीतर उसका आपको वो करना है, निवारण करना है। जैसे आपने आवेदन प्राप्ति के 30 दिन के भीतर निवारण होगा, पहला चीज है डाटा 30 दिन के भीतर निवारण होगा। ठीक। दूसरा, अगर किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता संबंधित है तो फिर 48 घंटे के अंदर करना पड़ता है। 30 दिन वाला आप काम नहीं होगा, 48 घंटे के अंदर उसको निपटान करो उस मामले को। ठीक। सिंपल सा अगर सामान्य आवेदन है तो 30 दिन के भीतर होता है। अगर जीवन एवं मृत्यु संबंधित है तो फिर आपको 48, जीवन एवं स्वतंत्रता संबंधित है तो 48 घंटे के अंदर करना रहता है। ठीक है। अब अगर मान लो असफल रहता है कोई सूचना उपलब्ध कराने के लिए अधिकारी, तो फिर यहाँ पर अपील के बारे में होगा कि भाई वो अपील कैसे कर सकता है। तो धारा 19 में अपील है वैसे रहने को, यहाँ पर क्या पढ़ लेते हैं पूरा। अनुरोध के निश्चय का निष्फल रहता है तो ऐसे ऐसे केंद्र सूचना यह समझाया कि उस अनुरोध को नामंजूर कर दिया है। अच्छा, इसमें और कुछ एक्स्ट्रा काम का नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। जितना काम का उतना पढ़ लो, काफ़ी है। तो मैंने जो 3 डाटा बताया वो इंपॉर्टेंट है, अगर कभी भी क्वेश्चन आता है धारा 7 से रिलेटेड या आपका सूचना के अधिकार का निपटारा संबंधित, तो आप इस 3-4 डाटा को लिख सकते हो। तो पहला ये कि 30 दिन के भीतर सामान्य निपटारा, दूसरा है कि 48 घंटे के भीतर विशेष निपटारा, जिसे बोल सकते हैं जीवन और स्वतंत्रता संबंधित, और इसके बाद ये है कि 45 दिन का भी एक डाटा रहता है, अगर बहुत विशेष परिस्थिति है तो 30 को 45 कर देते हैं। बस 3 डाटा है, इसके सिवा कुछ नहीं। अब धारा 8 में आते हैं। धारा 8 में है आपका सूचना के प्रकट किए जाने से छूट। अब देखो, ऐसे याद कर लेते हैं, 8 8, ठीक है, 0 0, ऐसे। तो इसको ऐसे याद कर लो भाई कि 8 प्रकार की छूट है, कितना है, 8 प्रकार की छूट है सूचना प्रकट करने की, जैसे याद कर लो डाटा याद करने के लिए। बाकी है तो बहुत सारा, बट 8 है, ऐसे याद कर लो। अब पहला देखो, किसी नागरिक के लिए क्या क्या चीजें हैं। नागरिक को निम्न की सूचना देने की बाध्यता नहीं होगी। नागरिक के प्रति सूचना में छूट क्या क्या है। तो पहला तो यही है कि भाई अपने भारत की प्रभुता, अखंडता, एकता, राज्य की सुरक्षा, इन सब से, इन सबको अगर कोई सूचना इफेक्ट करती है तो वो नहीं देना है, वो आप छूट है, उसको नहीं दे सकते, मतलब उसको नहीं देना। न्यायालय अधिकरण की जो अव्यक्त रूप से निषिद्ध किया गया है, जिसने न्यायालय का अवमानना होगा, ऐसे कथन, ऐसे डाटा भी आपको शेयर नहीं करने हैं। ठीक है। फिर संसद और राज्य विधानसभा के जो विशेषाधिकार है वो अगर भंग होते हैं सूचना प्रकटन से, तो वो आपको सूचना नहीं देना है। ये 3 चीजें हो गई। पहला आपका हो गया भारत की अखंडता, एकता, प्रभुता, राज्य सुरक्षा। दूसरा आपका न्यायालय। तीसरा आपका संसद। इसके बाद फिर आपका पर्सनल, अगर व्यापारिक गोपनीयता किसी का भंग होता है, ठीक है, बौद्धिक संपदा किसी का भंग होता है व्यक्तिगत रूप से, प्रतियोगी स्थिति को नुकसान पहुंचे, तो वहां भी आपको मना किया जा सकता है। फिर आपका विदेशी सरकार से जो विश्वास में प्राप्त सूचना है वो आप मतलब मना कर सकते हैं इस अधिनियम के तहत। जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डाला जा सकता है, ऐसी सूचना उसको भी नहीं देना है। अपराधियों के अन्वेषण में दिक्कत हो, उसको भी नहीं देना है। मंत्रिमंडल कागजात, ये सारी चीज में नहीं देना है। ठीक है। अब व्यक्तिगत सूचना संबंधित है तो भाई उस व्यक्ति से पहले पूछ लो जिसकी रिलेटेड है, उसके बाद फिर इसको इशू किया जाता है, ऐसे नहीं किया जाता। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, तो आप इसको याद कर सकते हैं, बहुत सिंपल सिंपल चीजें, याद हो जाता है 2-3 बार में।
पहले तो भाई आपका कंट्री की सुरक्षा संबंधित, भारत की एकता और अखंडता संबंधित है। उसके बाद संसद संबंधित है, समझ लो। फिर न्यायालय संबंधित है। उसके बाद फिर आपका मंत्रिमंडल संबंधित है, उनकी भी गोपनीय बातें नहीं शेयर करनी है। अपराधियों के अन्वेषण संबंधित है। विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त करते हैं, वो सारी चीजें हैं, तीन चार चीजें। विदेशी को यहाँ जोड़ लो, एक और साथ में विदेशी। संसद न्यायालय को जोड़ लो। मंत्रिपरिषद और अन्य अधिकारियों के बारे में जोड़ लो, अपराधियों के बारे में। और अन्य अन्य चीजें, व्यक्तिगत सूचना ही इसको लिख सकते हैं। व्यापारिक स्थिति, प्रतियोगी स्थिति, सारी चीज लिख सकते हैं। 8 9 सूचना आप लिख सकते हैं। 8 नंबर में आना है उतना काफी। धारा 9 क्या है, तो आप अस्वीकृति के आधार क्या क्या हो सकते हैं। कतिपय मामलों में पहुंच के लिए अस्वीकृति का आधार, तो इसमें सीधा सीधा बात है, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, राज्य लोक सूचना अधिकारी किसी अनुरोध को वहां स्वीकार कर सकेगा जहां पहुंच उपलब्ध कराने के लिए ऐसा अनुरोध राज्य से भिन्न किसी व्यक्ति के अस्तित्व युक्त प्रतिलिपि अधिकार का उल्लंघन अंतर्वलित करेगा। क्या हिंदी है खतरनाक हिंदी है नहीं। बस ये मान के चलो कि कुछ मामलों में वो मना कर सकता है धारा 8 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना। ठीक है। धारा 8 के बाद आ जाता है, मतलब 9 के बाद आता है, इंपॉर्टेंट नहीं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ उतना ज्यादा। 10 में देखो, पृथक्करणीयता। ये क्या होता है यार, थोड़ा देखें। चलो देखते हैं 10 में क्या खास। जहां सूचना तक पहुंच के अनुरोध को इस आधार पर अस्वीकार किया जाता है कि वह ऐसी सूचना के संबंध में है जो प्रकट किए जाने से छूट प्राप्त है, वहां इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी पहुंच अभिलेख की उस भाग तक उपलब्ध कराई जा सकेगी जिसमें कोई सूचना अंतर्विष्ट नहीं है जो इस अधिनियम के अधीन प्रकट किए जाने से छूट प्राप्त है, और जो किसी ऐसे भाग से जिसमें छूट प्राप्त सूचना अंतर्विष्ट है युक्ति युक्त रूप से पृथक्कृत की जा सकती है। मतलब इसमें यह कहा गया है कि धारा 8 के तहत जो हमें सूचना से प्रकटन से छूट प्राप्त था, उन उसमें अगर कुछ मतलब उस भाग को हटा के जो बच जाता है जिसमें छूट प्राप्त नहीं है, उसको आप पृथक करके सूचना उपलब्ध करा सकते हैं। ठीक, इतना ही इसमें कहा गया है। आवेदक को सूचना देगा कि भाई आपके जो अभिलेख का केवल एक ही भाग आपको उपलब्ध कराया जा रहा है, बाकी जो है धारा 8 के तहत हम प्रकट नहीं कर सकते, इस टाइप से उसको सूचना देगा। और उसको फिर आपका संगठित फीस के मतलब फिर नॉर्मल प्रक्रिया, फीस लेगा, फिर पेमेंट करेगा और उसको सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट होता हुआ धारा 8 और धारा 9। ठीक, 9 में क्या था, 9 में आपका आधार थे कुछ कुछ। 10 में पृथककरण करना था। 10 में क्या है, पृथककरण। देखो 1 0 10, 10 अब बस पृथककरण कर दो, अलग अलग कर दो। 10 में पृथककरण किए गए हैं, ठीक है, कुछ भाग को। 11 में पर व्यक्ति सूचना, ये क्वेश्चन आ सकता है, इसको याद रखना। पर व्यक्ति सूचना, ठीक है। पर व्यक्ति सूचना क्वेश्चन छप सकता है। क्या होता है पर व्यक्ति, सीधा यही पूछा सकता है पहला क्वेश्चन। तो भाई पर व्यक्ति से आप क्या समझते हैं। ठीक है, पर व्यक्ति से क्या आशा है। चलो इसमें देख लेते हैं कुछ कुछ हो तो। 7 पढ़ा दिया, 8 पढ़ा दिया, 9 पढ़ा दिया, 10 पढ़ा दिया। अब आते हैं अपन 11। 11 में पर व्यक्ति सूचना। ठीक, चेक कर रहा था कुछ कुछ, चलो हो गया। धारा 11 में चलते हैं कि पर व्यक्ति सूचना। ठीक है, पर व्यक्ति क्या होता है पता है। पर व्यक्ति मतलब हो जाएगा जो थर्ड व्यक्ति है ना, जो जिसकी सूचना मांगी गई है, उसको बोलते हैं पर व्यक्ति। अब देखो इसमें लिखा है अंदर, यथा स्थिति किसी जो अधिकारी है, इस अधिनियम के अधीन किए गए अनुरोध पर कोई ऐसी सूचना या अभिलेख या किसी भाग को प्रकट करने का आशय जो किसी पर व्यक्ति से संबंधित है या उसके द्वारा इसका प्रदाय किया गया है और उस पर व्यक्ति द्वारा उसे गोपनीय माना गया है, वहां यथा स्थिति जो अधिकारी है अनुरोध प्राप्त होने से 5 दिन के भीतर ऐसे पर व्यक्ति को अनुरोध की, ठीक है, और इस तथ्य की लिखित रूप में सूचना देगा कि भाई जो अधिकारी का उक्त सूचना अभिलेख या उसके किसी भाग को प्रकट करने का आशय है। मतलब सीधा सीधा शॉर्ट में ये बोलूं कि भाई कोई आवेदन आपको मिला है कि किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में उसको सोचना चाहिए, किसी दूसरे को, तो जो अधिकारी है वो तीसरे व्यक्ति को सूचित करेगा कि आपके ये इस बारे में मतलब जानकारी चाहिए गई है, और उसका आशय प्रकट करेगा अपन जो अभी अधिकारी है। इसके बाद फिर इस बारे में सूचना प्रकट की जानी चाहिए या नहीं, लिखित में या मौखिक रूप से निवेदन करने के लिए पर व्यक्ति को आमंत्रित करेगा। फिर उससे पूछेगा कि सूचना प्रकट की जानी है नहीं करनी है, तथा प्रसूचना के प्रकटने के बारे में कोई निश्चय करते समय पर व्यक्ति के ऐसे निवेदन को ध्यान में रखा जाएगा। और याद रखने, कोई भी अगर ऐसा कुछ आवेदन आता है तो पर व्यक्ति का जो निवेदन होता है उसको ध्यान में रखा जाता है। भाई अगर वो मना करता है कि मेरी गोपनीय जानकारी है, मैं अपने मतलब नहीं करवानी है, तो वो फिर
धारा 8 के तहत जाके उसको फिर लोप कर देता है वो। ठीक है, नहीं देता है फिर सूचना सामने वाले को। ठीक, तो ये सारी चीजें इसमें हैं जी। ठीक है, और इसमें कुछ अच्छा सा, हाँ देखो मैं बता रहा हूँ फिर क्या क्या होगा। ठीक है, शॉर्टकट में बता रहा हूँ, जो अंदर लिखा है उसको पूरा अच्छे से। तो पहला चीज तो मैं आपको बता दिया कि पर व्यक्ति संबंधी सूचना है, तो सूचना अधिकारी अनुरोध प्राप्त होने के 5 दिन के भीतर पर व्यक्ति को अनुरोध प्राप्ति की सूचना देगा। सूचना प्रकट की जाए नहीं के विषय में लिखित या मौखिक रूप से पर व्यक्ति अपना निवेदन करेगा, और सूचना प्रकट करते समय ऐसे निवेदन को ध्यान में रखा जाता है। कितना आपको लिखना है, 1 2 3 पॉइंट के अंदर। ठीक है, फिर परंतु विधि द्वारा संरक्षित व्यापार या वाणिज्यिक गुप्त बातों के सिवाय यदि ऐसा प्रकटन लोकहित में है तो प्रकटन का अनुज्ञात की जाएगा। याद रखेंगे, अगर ऐसा प्रकटन लोकहित में है तो प्रकटन अनुज्ञात किया जा सकता है, एक्सेप्ट क्या, व्यापार या वाणिज्यिक गुप्त बातों को छोड़ के। अगर ये बात है तो नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर लोकहित जुड़ रहा है तो फिर वहां पर किया जाएगा। ठीक है, यदि सूचना प्रकट की जानी है तो पर व्यक्ति को सूचना देना होगा और वह 10 दिन के भीतर ऐसे प्रस्तावित प्रकटन के विरुद्ध अभ्यावेदन कर सकता है। याद रखेंगे, अगर जो अधिकारी है वो सूचना प्रकट करना चाह रहा है लोकहित है करके, तो उसको 10 दिन के भीतर, मतलब वो तो सूचना देगा पर व्यक्ति को कि मैं सूचना प्रकट करने जा रहा हूँ करके, तो ऐसा पर व्यक्ति ऐसी सूचना प्राप्ति के 10 दिन के भीतर क्या करेगा, प्रस्तावित प्रकटन, मतलब ये प्रकट नहीं हुआ है ना, प्रस्तावित जो प्रकटन है उसके विरुद्ध आवेदन अभ्यावेदन कर सकता है। ठीक, कर सकता है। सूचना अधिकारी अनुरोध प्राप्त होने के 40 दिन के भीतर, जैसे उसको आवेदन हुआ, क्या बोलते हैं, अनुरोध प्राप्त हुआ 40 दिन के भीतर, यदि पर व्यक्ति को अभ्यावेदन का अवसर दे दिया गया है तो इस बारे में विनिश्चय करेगा कि सूचना प्रकट करना है नहीं। अपने निर्णय की सूचना पर व्यक्ति लिखित रूप में पर व्यक्ति को दे देगा। अब पर व्यक्ति धारा 19 के अधीन उक्त निश्चय के विरुद्ध अपील करने का अधिकार फिर रखेगा। तो यहाँ पर सीधा सीधा मैं आपको शॉर्टकट में बताऊं कहानी के रूप में, तो धारा 11, एक पर एक पर व्यक्ति, दो व्यक्ति हैं, एक एक दो व्यक्ति पर व्यक्ति। ठीक, पर व्यक्ति क्या है, एक और एक दो व्यक्ति हैं, तो 1 1। अब एक पर एक 11, ऐसा करके याद कर सकते हैं। इसमें ये कहा गया है कि भाई अगर कोई सूचना किसी तीसरे व्यक्ति, मतलब पर व्यक्ति, इसमें पर व्यक्ति कहा गया तीसरे व्यक्ति को, उसके बारे में चाहिए गई है कोई सूचना, तो सबसे पहले अधिकारी जो क्या करेगा, उस पर व्यक्ति को आपका एक सूचना क्या करते हैं, एक अनुज्ञात देगा कि भाई आपके बारे में सूचना पूछी गई है, आप इसके बारे में कुछ अभ्यावेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फिर 5 दिन के भीतर ये कर दिया, उसके बाद जैसे ही उसको सूचना मिला पर व्यक्ति को, तो वो अपना अभ्यावेदन देगा कि उसको सूचना प्रकट करवानी है कि नहीं करवानी है, तो वो अपना आवेदन दे देगा। ठीक है, आवेदन प्राप्त होने के बाद क्या करेगा, पर जो अधिकारी है वो देखेगा कि ये जो चाहिए गई जानकारी है वो लोकहित में है कि नहीं। अगर लोकहित में है और विधि और व्यापार से अलग है, तो फिर वो अपना अनुज्ञात मतलब अपना जो विनिश्चय वो जारी करेगा कि मैं सूचना देने वाला हूँ कि नहीं देने वाला हूँ। वो जैसे भी बताएंगे कि मैं सूचना प्रकट करने वाला हूँ, तो फिर उस जो अभ्यर्थी है पर व्यक्ति, उसके पास आवेदन का मौका रहेगा, वो आवेदन दे सकता है 10 दिन के भीतर प्रस्तावित प्रकरण के विरुद्ध कि नहीं करना है, करना है करके। फिर विचार किया जाएगा कि उसमें करना है नहीं करना है, अगर लगता है कि करना है तो ये कर देगा। और फिर जो पर व्यक्ति है वो 10 कितना क्या बोलते हैं, धारा 19 के तहत फिर अपील कर सकता है इस उस सूचना के विरुद्ध में। ठीक, तो आई थिंक आपको समझ अब आ गया होगा कि कंफ्यूजन तो नहीं हुए होंगे। ठीक है, 5 दिन के भीतर, फिर 10 दिन के भीतर, फिर 40 दिन के भीतर, 3 प्रकार के दिन हैं इसमें, तो उसको थोड़ा ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, एक दो बार पढ़ भी लो, आप लोग अपने लैंग्वेज में पढ़ोगे तो और आपको समझ भी आएगा, अगर मेरे समझाने से नहीं समझ आ रहा होगा तो। बाकी उतना ही है कि तीसरे व्यक्ति की सूचना जारी करनी है, तो उससे पहले एक बार पूछा जाता है कि आप जारी करना नहीं चाहते हैं, वो अपना आवेदन देगा, फिर ये अपना अब जो अपना विनिश्चय जारी करेगा कि मैं करने वाला हूँ, नहीं करना हूँ, फिर इसके विरुद्ध वो फिर अपील कर सकता है। फिर वो फाइनल निर्णय लेगा और जारी कर दिया और फिर भी वो संतुष्ट नहीं है पर व्यक्ति, फिर वो धारा 19 के तहत अपील करेगा। कंप्लीट। अब आते हैं अध्याय 3, केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग। धारा 12 के तहत केंद्रीय सूचना आयोग का गठन, इसमें जो लग रहा है कि इस बार ये क्वेश्चन छप रहा है। ठीक है, तो उसको देर रेडी रखना। धारा 12, ओके। धारा 12 में है आपका अ, केंद्रीय लोक सूचना आयोग और राज्य लोक सूचना आयोग। तो देखो इसके बारे में सिंपल सिंपल चीजें, इसमें ज्यादा कठिन चीजें नहीं है। क्या क्या चीजें देखते हैं। धारा 12 में गठन करेगा तो गठन कैसे होगा वो देख लो। तो केंद्रीय सरकार राजपत्र में, देखो ये केंद्र सरकार जारी करेगी, राजपत्र में सूचना द्वारा जारी करेगी, एक निकाय का गठन करेगी जो इस अधिनियम के तहत आवश्यक है। अब किससे मिलकर बनेगा उसको देखो, किससे मिलकर बन रहा है, तो एक मुख्य सूचना आयुक्त होगा और एक 10 से अनधिक उतनी संख्या में केंद्रीय सूचना आयुक्त रहेंगे जितना आवश्यक समझेगा। तो 1+10 आप बोल सकते हैं इसको, 1+10 इसका संरचना रहेगा। इसके बाद फिर इसके बारे में बताया गया कि राष्ट्र नियुक्ति कौन करता है,
तो नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और एक समिति बनती है, सिफारिश समिति, उसमें कौन कौन होता है? तो उसमें पीएम होते हैं, लोकसभा के विपक्षी नेता होते हैं, और प्रधानमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट संघ मंत्रिमंडल का एक मंत्री होता है, मतलब एक कैबिनेट मंत्री होते हैं, एक कैबिनेट मंत्री होते हैं। ठीक, तो ये तीन लोग रहते हैं, राष्ट्रपति सिफारिश पर नियुक्ति कर देता है, प्रधानमंत्री, लोकसभा विपक्ष नेता, और एक केंद्रीय मंत्री जो, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में मानवाधिकार आयोग, तो उसमें कौन कौन था? उसमें 1+5 था, याद करो। 1 में तो पीएम ही रहेगा, अब 5 में कौन कौन था, याद आ रहा है? एक गृह मंत्री था, होम मिनिस्टर, एचएम, होम मिनिस्टर था। इसके बाद फिर लोकसभा के नेता और विपक्ष नेता, और राज्यसभा के उपसभापति और विपक्ष नेता। तो ये थे आपके मानव अधिकार आयोग में। और यहाँ पर सूचना अधिकार आयोग में पीएम, लोकसभा विपक्ष नेता और कैबिनेट मंत्री तीन लोग रहते हैं सिफारिश समिति में। राष्ट्रपति नियुक्त करता है, 1+10 की संरचना देती है, और केंद्र सरकार गठन करेगी। तो ये धारा 12, इसके अंतर्गत इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी है, इसमें ये सारी चीजें दी गई हैं। अब यहाँ पर कुछ और खास हो तो देख लेते हैं। धारा मतलब सब कॉस 4 में क्या कहा गया है? साधारण सूचना आयोग के कार्यों का साधारण अधीक्षण, निदेशन और प्रबंधन मुख्य सूचना आयुक्त में विनिहित होगा, जिसकी सहायता सूचना आयुक्तों द्वारा की जाएगी। अब सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा, जो सब ठीक है, सब चीजें सिंपल है। विधि विज्ञान प्रौद्योगिकी समाज, अच्छा, मुख्य सूचना आयोग, सूचना आयुक्त जो होते हैं विधि विज्ञान प्रौद्योगिकी समाज सेवा प्रबंध पत्रकारिता, ये आप कहीं ना कहीं आपका अहर्ता है, योग्यता है। क्या की योग्यता होनी चाहिए? माध्यम तथा प्रशासन, शासन का व्यापक ज्ञान होना चाहिए। ये सारी चीजें हम लोग पॉलिटी में पढ़ते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, पढ़ सकते हैं इसको भी। ठीक है। राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं होना चाहिए, शर्तें हैं। ठीक है। मुख्यालय दिल्ली में होगा, और केंद्र सरकार की पूर्ण दूरदर्शन अन्य स्थानों भी लगा सकती है। ये इतनी सारी चीज़ें इसमें दी गई है, इसका बढ़िया से शॉर्ट नोट्स बना लेंगे आप, और सारे फैक्ट को लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आता है तो 15 नंबर में आता है, और मस्त, मतलब अच्छा क्वेश्चन है। पूरा 15 में आप 12-13 खींच सकते हो, क्योंकि पूरा फैक्ट वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, रिविजन करा देता हूँ आपको मैं। केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग दोनों को तुलना करते पढ़ा देता हूँ, ज़्यादा मजा रहेगा। धारा 12 में केंद्रीय सूचना आयोग है, 1 to 12, और धारा 15 में है राज्य सूचना आयोग। कितना में है? 5 से 15 राज्य सूचना आयोग, 12-15। ठीक है। 12 में आपका गठन, ठीक है, 12 में गठन, 15 में गठन, फिर अवधि, शर्तें 13 में, और हटाए जाने वाला संबंधी 14 में रहेगा। तो 12, 13, 14, 15, 16, 17 कंटिन्यू आ जाएगा। तो मैं बता देता हूँ क्या क्या चीजें हैं धारा 12 में। गठन में सबसे पहले केंद्र सरकार गठन करेगी, 1-10 की संरचना रहेगी, फिर राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, सिफारिश समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा विपक्ष नेता, कैबिनेट मंत्री रहेंगे। फिर इसके बारे में फिर कार्यकाल समझ लो, कार्यकाल केंद्र द्वारा निर्धारित किया जाता है, या 65 वर्ष अधिकतम आयु इसे रहती है। पुनर्नियुक्ति पात्र नहीं होते हैं लोग, जबकि मानवाधिकार वाले लोग होते हैं, याद रखना। और शपथ राष्ट्रपति के समक्ष, त्यागपत्र राष्ट्रपति को दिया जाएगा। वेतन भत्ते मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान रहते हैं। ये सारी चीजें बेसिक 12 में आपको दिए गए हैं। ये देखो 13 में पदावधि में सेवा शर्तें हैं, ये 13 का कंटेंट था, पदावधि वाला जो मैं बताया आपको। ऐसी अवधि के लिए जो केंद्र सरकार विहित की जाए और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होता। ठीक है, मैंने बता चुका आपको। अब 65 वर्ष की आयु अधिकतम रहेगी, कार्यकाल। ठीक, तो ये धारा 13 के अंतर्गत कार्यकाल है। और शर्तें तो क्या क्या शर्तें हैं, तो वो सब दिया गया है। प्रत्येक सूचना आयुक्त 65 वर्ष उसका भी रहेगा, सूचना आयुक्त का भी। इसके बाद फिर कुछ खास इसमें और, शपथ वही राष्ट्रपति के समक्ष, या फिर उसके द्वारा कोई नामित व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगा। और त्याग पत्र तो राष्ट्रपति कोई त्याग पत्र देगा। ठीक है। और इसके अलावा हटाने का तो बाद में है, अभी इसके बाद वाला है। वेतन भत्ते शर्तें वही होंगी जो केंद्रीय सूचना आयुक्त, केंद्र सरकार विहित करे। ठीक है, तो ये कंप्लीट। अब इसका धारा 14 जिसमें हटाए जाने से संबंधित है। तो 12 में गठन है, 12 में गठन, 13 में कार्यकाल और शर्तें, और 14 में आपको क्या है, हटा दिया गया है। ठीक है। कार्यकाल है, अवधि है, त्याग पत्र है, सारी चीजें इसमें गठन है। 12, 13, 14। ठीक है। तो हटाए जाने का जो प्रक्रिया है वो आप लोग पहले से पढ़े हुए हैं, बट फिर मैं आपको मेंशन करा देता हूँ। हटाए जाने की प्रक्रिया यही है कि भाई सिंपल सी बात है, जो सूचना आयुक्त है इसको भी हटाने के लिए एक महाभियोग प्रकार की प्रक्रिया, वही नहीं रहती, महाभियोग प्रकार की प्रक्रिया रहती है। इसमें क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट जांच करके रिपोर्ट देकर राष्ट्रपति को देता है, और फिर राष्ट्रपति अपने आधार से उसको हटा देता है। ठीक है। तो ये रहता है इसमें भी, और ये बात खास है कि इसमें राष्ट्रपति हटाता है। ठीक है, राष्ट्रपति आदेश से हटा दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट जांच करता है, आधार क्या रहेगा, तो ये साबित कदाचार, असमर्थता, जो हम पढ़ते हैं वही सारी चीजें रहेंगी। ठीक है, वो हटा देता है फिर।
राष्ट्रपति आदेश द्वारा साबित कदाचार असमर्थता के आदेश पर हटा दिया जाता है और सुप्रीम कोर्ट जांच करके रिपोर्ट देता है कि भाई इसको हटाना उचित है। फिर दूसरा एक प्रकार और है कि राष्ट्रपति हटा देगा रिपोर्ट के आधार पर ही, वो सेम चीज़ है। तो क्या क्या दिवालिया हो गया या फिर वही जो दोषी ठहराया गया, नैतिक अधमता बताया, इन सब के अगर निर्णय आता है तो फिर उसको हटा दिया जाता है, इसमें कोई नई बात नहीं। अब आते हैं राज्य सूचना आयोग के बारे में। तो इसमें आ जाएगा आपका 15, 16, 17। ठीक, 15, 16, 17। 15 में गठन, 16 में अवधि, 17 में हटाया जाना। तो 15 में गठन, तो घटना वही राज्य सरकार अपना निकाय गठित करेगी जो इसका सिफारिश करेगी। राज्यपाल इसमें नियुक्त करेंगे, राज्य मुख्य सूचना आयोग, और 10 1+10 इसमें भी रहती है संरचना। ठीक है, और इसमें जो समिति बनती है राज्यपाल द्वारा नियुक्ति होगा, और समिति में मुख्यमंत्री, विधानसभा विपक्ष नेता और एक मंत्रिमंडल का सदस्य रहेगा। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पर देखते हैं, और ये योग्यता जो है विधि विज्ञान समाज सेवा पत्रकारिता सब में अनुभव होना चाहिए। इसके अलावा जो है शर्तें हैं कि विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, राजनीतिक दल से संबंधित नहीं होना चाहिए, मुख्यालय राज्य में ऐसे स्थान पर जहाँ पर राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचित कर दे स्थापित हो। पदावधि सेव शर्तें फिर से वही केंद्र सरकार जो है अपना विहित करता है। अधिकतम जो है 65 वर्ष की आयु यहाँ पर भी दी गई है। ठीक है, याद रखना 62 नहीं है, 65 है, 65 है। ठीक है, 6 मतलब 65, और केंद्र सरकार जो विहित करे वो उसका कार्यकाल रहेगा। पुनर्नियुक्ति यहाँ भी नहीं होगा, 65 वर्ष की आयु यहाँ पर दी गई है। ठीक है, इसके बाद फिर आपका राज्यपाल के समक्ष क्या लेगा, वो शपथ लेगा। ठीक है, त्यागपत्र भी राज्यपाल को ही देता है, त्यागपत्र किसको देगा, राज्यपाल को देगा। इसके बाद फिर वेतन भत्ते केंद्र सरकार विहित करेगी। ठीक है, इसके बाद फिर और कुछ खास नहीं। हटाए जाना, तो हटाए जाने में खास इसमें देखो, इसमें खास क्या पता है, इसमें अन्य सूचना आयुक्त का भी 65 नहीं, 65 ही है, 62 नहीं है। और खास तौर पे दूसरा, राज्यपाल ही अभी हटाने वाला है इसको, राज्यपाल के आदेश से। जनरली हम लोग मानवाधिकार आयोग में पढ़ेंगे तो कि राष्ट्रपति के आदेश लगता है, लेकिन इसमें सूचना अधिकार में राज्यपाल के आदेश से ही हटाया जा रहा है। इसमें बस यही सेम है कि सुप्रीम कोर्ट ही जांच कर रहा है, यहाँ हाई कोर्ट जांच नहीं करेगा। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट जांच करके रिपोर्ट देगा, राज्यपाल आदेश से हटा देगा, आधार वही रहेगा साबित कदाचार असमर्थता, और आदेश द्वारा हटाना है तो फिर राज्यपाल आदेश द्वारा हटाएगा यदि दिवालिया और अधमता ये सारी चीजें न्यायालय घोषित कर दे। तो ये सारी चीजें आपको कंप्लीट होगी, धारा 12 से लेके 17 तक कंप्लीट। तो 12, 13, 14 गठन, आधा का और कार्यकाल और हटाया जाना, और 15, 16, 17 इधर राज्य आयोग के बारे में। अब यहाँ पर है सूचना आयोग की शक्ति, कार्य, अपील और शास्ति। ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं एक एक पॉइंट को अच्छे से, ये जरूरी चीज है। तो आयोग की शक्ति एवं कर्तव्य क्या है ये देखते हैं। तो धारा 18, देखो 18 साल जब हो जाता है तो उसका शक्ति भी बढ़ता है और कर्तव्य भी बढ़ता है। जब हम 18 साल के हो जाते हैं तो शक्ति भी आती है हमें और कर्तव्य की भावना भी आती है। अब 18 से याद नहीं हो, लेकिन उल्टा करो, सूचना आयोग की शक्ति एवं कर्तव्य किस धारा में, ऐसे में बोलूं मैं आपको। ठीक है, सूचना आयोग की शक्ति एवं कर्तव्य, तो आपको इतना क्लिक करेगा कि भाई सर ने बोला था कि सूचना आयोग की शक्ति कर्तव्य, तो शक्ति हमारा कब जगता है, जब हम 18 साल के जब रहते हैं। हमारे कृत्य कब आते हैं, हमारे मतलब कर्तव्य कब आता है, जब हम 18 साल के हो जाते हैं, ऐसा। ठीक है, और जो अभी तक चैनल बने हुए हो, हेड्स ऑफ यू कि आप अभी तक इस यूट्यूब चैनल मतलब वीडियो को देख रहे हो, और आप में काफ़ी पेशेंस है, तो अपना नाम कमेंट में पिन करो, मैं जरूर आपको रिस्पॉन्स करूंगा। ठीक है, इसके बाद सूचना आयोग की क्या क्या शक्तियां हैं वो देखते हैं जी। तो शक्तियों में क्या क्या कर्तव्य है, तो जो सिंपल कर्तव्य है उसको आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई खास नहीं, मैं आपको सुना देता हूँ पढ़ के। अधिनियम के अधीन प्राप्त किसी प्रकार की शिकायत की जांच करते हैं। ठीक है, सूचना प्राप्त, ये पहला लाइन वही बोला गया कि भाई सूचना की मतलब शिकायत जितना होगा उसको जांच करना। सब में कॉमन रहता है, मानवाधिकार आयोग के कार्य देखो, सूचना अधिकार आयोग के कार्य देखो, या कोई भी आयोग बन रहा हो सबके कार्य में यह कि भाई शिकायत की जांच करना। क्या शिकायत है, तो वही सूचना प्राप्त न होने की, भ्रामक सूचना मिलने की, है ना, विलंब से सूचना मिलने की, अनुचित फीस लेने की, 4-5 प्रकार की शिकायतें हो सकती हैं, उस सब की शिकायतों को जांच करेगा। दूसरा काम करेगा कि भाई आयोग जिस विषय में जांच करने की जो युक्त आधार है वहां जांच आरंभ करेगा। ठीक है, ये उसके शक्तियों में आ रहा है, उसमें जांच क्या हो जाएगा, आरंभ कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर आयोग की पास वही शक्ति होगी जो सिविल न्यायालय के पास है। तो फिर उसके अंतर्गत सिविल न्यायालय क्या करता है, याद करो, समन जारी करता है, दस्तावेज मंगाता है, उसके लिए कमेटी बैठा देता है चेक करने के लिए, व्यक्ति को हाजिर करने के लिए बोलता है, यहाँ पर लिखा गया, साक्ष्य ग्रहण करता है, दस्तावेज प्रकट करता है। ठीक है, सारी चीजें समय न्यायालय ऐसे अभिलेख की परीक्षा कर सकेगा जो लोक प्राधिकारी के नियंत्रण में भी है। ठीक है, इसके अलावा अपील निपटान करता है, रिपोर्ट प्रस्तुत करता है केंद्र और राज्य को, जागरूकता का प्रचार प्रसार करता है, ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं।
तो पहला तो यही है कि शिकायत की जांच करता है, जो सब में कॉमन रहता है यहाँ भी है, शिकायत की जांच करना पहला चीज। ठीक, शिकायत की जांच करता है। दूसरा, उसके पास क्या शक्तियां हैं, तो न्यायालय, सिविल न्यायालय से सम्मति है, जो दस्तावेज समन जारी करेगा, दस्तावेज अभिलेख मंगाएगा, ये सारी चीजें। किसी लोक प्राधिकारी के अंतर्गत जो अभिलेख है उसकी परीक्षा भी कर सकता है, अपील निपटान करता है, प्रसार प्रसार करता है सूचना का अधिकार अधिनियम का, रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, सारी चीजें इसके कार्य शक्तियां आ जाएंगी। 19 में अपील है। अपील के बारे में एकदम सिंपल से आप उसमें ही पढ़ सकते हैं, एक टेबल टाइप में, कि भाई पहला अपील कब होता है, दूसरा अपील कब होता है, बस। ठीक है, दो प्रकार के, दो लेवल की अपील होती हैं, तो दोनों को देख लो। यहाँ मैं बना देता हूँ, इसमें टेबल में ज़्यादा जल्दी समझ आ जाएगा। देखो, फर्स्ट अपील अपन अगर देखा जाए, फर्स्ट अपील तो 30 दिन के भीतर होता है। ठीक है, और ये जो आपके ऑफिसर हैं उससे एक ऊपर वाले, ठीक है, लोक सूचना अधिकारी जो है उसके एक ऊपर वाले अधिकारी के पास 30 दिन के भीतर प्रथम अपील होती है। और दूसरी अपील जो होती है, सेकंड अपील, वो कितने दिन के भीतर होती है, वो होती है 90 दिन के भीतर। और ये किसके पास होती है, तो सीधा आयोग में होती है। अगर आयोग मतलब अगर केंद्र का मुद्दा है तो केंद्र के पास जाओगे, राज्य का मुद्दा है तो राज्य के पास जाओगे। ठीक है, केंद्र के पास जाना है केंद्रीय आयोग के पास जाना है केंद्रीय आयोग के पास, राज्य आयोग के पास तो राज्य आयोग के पास जाना पड़ेगा। ये दो अपील है, पहला अपील, दूसरा अपील। ठीक, तो इसको याद रखेंगे आप, इसमें पूरा उस वही को दिया गया है। पहली अपील 30 दिन के भीतर होगी पीआईओ के ज्येष्ठ पंक्ति के अधिकारी को, दूसरी अपील 90 दिन के भीतर आयोग को की जाएगी। अपील का निपटान 30 दिन के भीतर किया जाएगा। ठीक है, प्रथम अपील जो आएगी, आयोग अपील प्राप्ति के 30 दिन के भीतर, अपील प्राप्ति के 30 दिन के भीतर निपटान करेगी। आयोग का विनिश्चय बाध्यकारी होगा, इसको याद रखेंगे। आयोग का विनिश्चय क्या होता है, बाध्यकारी होता है। ठीक है, 30 दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात अपील को ग्रहण नहीं करेगा। ठीक, 30 दिन के भीतर, यहाँ पर पर्याप्त लंबित है तो कारण है तो कर सकता है, ये भी रहता है। तो ये कंप्लीट हो गया जी आपका। ठीक, अपील प्राप्ति के 30 दिन के भीतर निपटान किया जाता है, याद रखना। ठीक है, और दिन उसके पास कितना है आवेदन देने का, 30 और 90। तो ये सारी चीजें हैं, ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद 20 में शास्ति है, दंड के बारे में, क्या दंड है वो देखते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट धारा है शास्ति, ये पूछा जाता है अक्सर। ठीक है, तो ये हो जाएगा दंड आपका। कितना दिया है दंड इसमें, देखता हूँ। जहाँ की शिकायत या अपील का विनिश्चय करते समय यथास्थिति केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग को राय हो जाती है कि जो अधिकारी है उसने युक्तियुक्त कारण के बिना सूचना के लिए कोई आवेदन प्राप्त करने से इंकार किया है, या फिर सूचना विलंब से दी है, या फिर भ्रामक सूचना दी है, तो फिर उसको प्रत्येक दिन के लिए, ठीक है, प्रत्येक दिन के लिए जब तक आवेदन प्राप्त किया जाता है, सूचना दी जाती है, 250 रुपये की शास्ति आरोपित करेगा, और ऐसे अधिकतम 25,000 रुपये तक वो शास्ति देगा। ठीक है, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर भी दिया जाता है, बाकी ये याद रखें। तो बस इतना ही है कि भाई अगर कोई भ्रामक भ्रामक जानकारी दे रहा है, या फिर उसका अप, सूचना का अधिकार का जो आवेदन है उसको ग्रहण नहीं कर रहा है, या कुछ और कुछ दिक्कत दे रहा है, तो फिर 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उसको शास्ति मिलेगा, जो कि अधिकतम 25,000 रुपये तक जा सकता है। अब कोई भी शास्ति तब तक नहीं लिया जाएगा जब तक उसको बराबर सुनवाई का पर्याप्त अवसर न दे दीजिए। ठीक, और इसके साथ साथ अनुशासनात्मक कार्रवाई की भी सिफारिश उसके विरुद्ध की जा सकती है अगर वो गिल्टी है तो ये हो गया आपका कंप्लीट। इसके बाद फिर आपका धारा 21। अब 21, ये सारी चीजें सेम है, हर एक्ट में आप लोग देखते होंगे। न्यायालय का अधिकारिता का वर्जन किया गया, याद रखना। धारा 23, 2, 3, 2, 3 में न्यायालय का अधिकार क्या कर दिए गए, वर्जन कर दिए गए हैं। कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दिए गए आदेश के संबंध में कोई वाद आवेदन अन्य कार्रवाई ग्रहण नहीं करेगा। देखो कितना बड़ा शक्ति दिया गया इस अधिनियम के तहत, कि आप न्यायालय में इसके आदेश के विरुद्ध आवेदन नहीं कर सकते। इसलिए कहा गया कि बाध्यकारी है, जो अपील कर सकते हैं ना अपन, पहला दूसरा अपील, उसके बाद उनको अपील भी नहीं होगा कहीं और, क्योंकि बाध्यकारी किसी अपील के रूप में सिवाय किसी रूप में प्रश्नित किए जाएगा। और किसी ऐसे आदेश को इस अधिनियम के अधीन किसी अपील के रूप में के सिवाय किसी रूप में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। एक दो बार और कोट करते हैं इसको। न्यायालय का अधिकार क्वेश्चन क्या कहेगा, कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी आदेश के संबंध में कोई अवाद आवेदन या अन्य कार्यवाही ग्रहण नहीं करेगा। ठीक है, और किसी आदेश को इस अधिनियम के अधीन किसी अपील के रूप में के सिवाय अपील के रूप में के सिवाय किसी रूप में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो प्रश्नगत नहीं किया जाएगा बोल रहा है, अपील के रूप में सिवाय। ओके, अपील को छोड़ के नहीं कर सकते, ऐसा है क्या।
चलो इतना याद रखना कि आदेश का जो ग्रहण नहीं करेगा, बस इतना याद रखो, ठीक। आदेश ग्रहण नहीं कर, मतलब आदेश के संबंध में कोई भी वाद आवेदन ग्रहण नहीं करते हैं, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया आपका, आई थिंक। इसके बाद फिर संगठनों को क्या क्या संगठन है जिसमें लागू नहीं होता वो भी देख लो। ये भी धारा 24, 8 में कुछ कुछ बताया गया था और 24 में बताया गया है क्या क्या लागू नहीं होगा, देखो। इस अधिनियम के अंतर्गत कोई बात केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित आसूचना और संगठन सुरक्षा संगठन जितने होते हैं, जैसे डीआरडीओ हो गया, है ना, और आसूचना संगठन है, इन पर लागू नहीं होगा, इन पर लागू नहीं होगा, सिवाय भ्रष्टाचार मानव अधिकार के अतिक्रमण के अभिकथनों से संबंधित सूचना इस धारा के अधीन अपवर्जित नहीं की जाएगी। मतलब भ्रष्टाचार और मानवाधिकार के अतिक्रमण के लिए इसमें आप इनको प्रश्नगत कर सकते हो आरटीआई के तहत, बाकी जानकारी आप नहीं मान सकते कि आपके पास कितने सैनिक हैं, कितने हथियार है, कौन से हथियार है, ये सारी सूचना आरटीआई के तहत नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये काफी सेंसिटिव मुद्दे हैं, तो इनको ऐसा दिया नहीं जा सकता। तो आसूचना और सुरक्षा संगठन, रिसर्च एंड डिफेंस, ठीक है। परंतु यह कि यदि मांगी गई सूचना मानवाधिकार के अतिक्रमण संबंधित है मान लो, तो फिर जो आयोग है अनुमोदन, आयोग के अनुमोदन के पश्चात ही ना दी जाएगी। और धारा 7 में हो के में किसी भी बात की होते हुए सूचना अनुरोध प्राप्ति के 45 दिन के भीतर दी जाएगी। तो 45 दिन के भीतर दी जाएगी, आयोग अनुमोदन करेगा तब दिया जाएगा वो भी, अगर मानवाधिकार के अतिक्रमण संबंधित है तब, बाकी नॉर्मल में नहीं दिया जाएगा। तो ये मैं आपको पूरा कंप्लीट करा दिया, समझो। और बाकी जो आगे हैं इसमें मॉनिटर करना, रिपोर्ट करना, तो रिपोर्ट करना तो आप लोग जान गए होंगे कि भाई राज्य, केंद्रीय सूचना आयोग केंद्र को, राज्य सूचना आयोग राज्य को वर्ष के अंत में रिपोर्ट करेगा उस, और विशेष रिपोर्ट भी कर सकता है जो हर मतलब कार्रवाई के बाद दी जाती है, ठीक। तो क्या क्या होगा उस रिपोर्ट में, तो अनुरोध की संख्या कितनी हुई, कितने निपटान हुए हैं, कितना प्राप्त हुआ है, कितना लंबित है, ठीक है, कितनी राशि प्राप्त हुई है, ये सारी चीजें अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए क्या किया गया है, ये सारी चीज चल जाएगा उसमें। कार्यक्रम तैयार किया जाना, नियम बनाने की सरकार की शक्ति, सारी चीजें सेम है एज इट इज, नियमों को रखा जाना, कठिनाई दूर करने से निर्णय कंप्लीट। तो मैंने ये एक्ट आपको पूरा पढ़ा दिया, एक बार फटाफट क्विक रिवीजन करा देता हूँ मैं, ताकि आपको ये याद हो जाए अच्छे से, ठीक है। इसमें है ना धारा 8, धारा 12, ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देंगे, ठीक है। शास्त्री धारा, शास्त्री किस में था बताओ, चलो दंड किस में था, धारा 20 में। शास्त्री 20 में है। 19 में क्या था बताओ, 19 19 में अपील, देखो अपील का ट्रिक ऐसे, अब ट्रिक भी बना देते हैं तो मजा आता है। 3 में सूचना है, 4 में लोक प्रतिकारी की 4 बाध्यताएं बताई गई हैं, अभिलेख संगठन इस सब के बारे में। 5 में पदनाम आ जाएगा उसका, ठीक है। 6 में क्या है, तो अनुरोध करने की बात है, सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध कैसे किया जाएगा। 7 में अनुरोध का निपटारा कैसे होगा, तो वही 48 दिन के भीतर मैक्सिमम, मतलब 45 दिन के भीतर मैक्सिमम, और 30 दिन के भीतर सामान्यता, और 48 घंटे के भीतर विशेष स्थिति में जीवन एवं स्वतंत्रता संबंधित, ठीक। और उसका अपील, सॉरी, सूचना की गानी छूट है, 8 में क्या है, छूट है, ठीक है। 10 में पृथक्करणीयता वाली बात है, 11 में पर व्यक्ति की बात है, 1 पर 11 पर व्यक्ति। 12 से स्टार्ट हो जाता है राज्य, केंद्रीय आयोग का गठन। 12 में, 13 में पदोधि में शर्तें, 14 में हो जाएगा हटाया जाना। 15 में राज्य आयोग के बारे में था कि राज्य आयोग का गठन। 16 में उसके कार्यकाल के बारे में। 17 में उसको हटाया जाना, 17 पे खतरा, खतरा हटा दिया गया समझो, ठीक है। 18 पे क्या था, 18 पे शक्ति एवं कर्तव्य था कि भाई आयोग, आयोग की शक्ति एवं कर्तव्य 18 में दिया गया है, 18 साल में हमें शक्ति और कर्तव्य मिलता है, ऐसा याद रखो। 19 में अपील है, 19 क्या है, अपील, अपील ऐसा याद रखो कि 1 से लेकर 9 उच्च से लेकर निम्न वर्ग सब लोग अपील करते हैं सूचना के लिए, सूचना के लिए उच्च से लेकर निम्न वर्ग सभी अपील करते हैं, 1 9 अपील करते हैं। अपील के बाद फिर शास्ति है, तो ऐसे याद कर लो कि भाई शास्ति में आपको 20 प्रकार के कोड़े, 20 प्रकार के दंड मिलेंगे, 20 प्रकार का जुर्माना मिलेगा, 20 रुपये जुर्माना मिलेगा, ऐसा कुछ भी याद कर लो, 20 को जोड़ लो दंड से। या कुछ ऐसा याद कर लो कि हमारे जब टीचर थे, हम जब नहीं पढ़ पाते थे, याद करके नहीं आते थे, तो फिर हमें 20 पुशअप लगवाते थे, ऐसा याद कर लो। जैसे भी 20 को याद रखो दंड से, जब कुछ सूचना नहीं दे पाते थे तो दंड क्या रहेगा, तो 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 25,000 रुपये दिया जाएगा, मतलब 25,000 रुपये उस शास्त्री लिया जाएगा, और अनुशासनात्मक कार्रवाई की भी अपील की जा सकती है, मतलब दिया जा सकता है आगे कार्रवाई के। 23 में न्यायाधिकार वर्जन है। 24 में क्या है, तो 24 में कुछ संगठनों पर लागू न हो, जैसे डीआरडीओ, है ना, डिफेंस रिसर्च वाले। अनुरोध, रिपोर्ट, रिपोर्ट 25 में रिपोर्ट है, बस कंप्लीट ये अधिनियम। होप सो आपको मजा हो, याद हुआ हो, याद ना हुआ हो तो फिर से रिवीजन कीजिए, बार बार पढ़िए, याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।